नमस्कार। नए जिलाधिकारी के रूप में अमित कुमार पांडे ने खगड़िया आकर योगदान किया। सीधी तस्वीर में आप देख सकते हैं खगड़िया के निवर्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष व नए जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे उपस्थित हैं और अब खगड़िया के जिलाधिकारी निवर्तमान जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष जी सभी से हाल समाचार मुलाकात कर यहां से जा रहे हैं। वहीं इनके पिताजी से जब वार्तालाप हुई तो इनके खास अनुभव व कार्यशैली व शारीरिक गुणवत्ता के साथ साथ पारिवारिक विचारधारा को भी प्रकट किया। इस संबंध में खगड़िया के निवर्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष जी के पिताजी से जब खास वार्तालाप हुई थी, इस संबंध में पारिवारिक परिवेश, शैक्षणिक योग्यता और रात भर जागने के काम को लेकर के इनका क्या कुछ कहना है, मैं आलोक आइए के लिए जानते। एक माँ और पिता दोनों का ही भार संभालता हूँ और मुझे नहीं लगा कि 365 दिन में कभी भी 11 बजे रात तक खाया हो। जब भी खाने का समय होता है तो 12 बजे, और खाने के बाद जो है मैं अगर बात भी करना चाहूँ तो हमसे बात ज़्यादा नहीं कर पाता है। लेकिन एक बात है, सबसे बड़ी बात जो है, आप चूँकि आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आलोक जैसा बेटा सबको प्राप्त हो। वो जब ड्यूटी से आता है तो मेरे जंघे पे 5 मिनट के लिए भी सो जाता है और बात कर लेता है। उससे जितनी भी थकान है ज़िंदगी की वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है। और जब भी मैं इसको टोकता हूँ, अरे बेटा खा लो, बीपी है, शुगर है, कहते नहीं पापा कुछ नहीं। ये तो मेंटल स्टेट होता है। आदमी सोचता है कि मैं 2 घंटा ही सोया हूँ, अगर यहाँ नहीं चढ़े, दिमाग में ना चढ़े तो कुछ नहीं होता है। और पब्लिक जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उनकी आवाज़ को, उनकी बात को, उनके संवाद को, उनके दुख और दर्द को अगर मैं नहीं सुनता हूँ तो मैं इसको बार बार कहा कि तुम एसपी का और सिविल सर्जन का काम अपने माथे पे क्यों ले लेते हो। कहता शायद हो सकता है कि उसके लिए मैं ही अंतिम होप हूँ। सब जगह थक गया, कहीं बात नहीं बनती है तो मेरे पास क्या है। और क्रिमिनल को ऐसे नहीं बन जाता है। अगर सबका दरवाज़ा नॉक करने के बाद में एक हायर ऑफिसर के पास पहुंचा है, वहाँ भी उसकी बात को ना सुनी जाए और वो अगर क्रिमिनल बन जाता है तो क्रिमिनल हम हैं जिन्होंने बात को नहीं सुनी। ठीक है ना, क्योंकि पहले से क्रिमिनल वो नहीं था। उसको अगर रोकने की प्रयास किया जाए तो रोकने के प्रयास में है कि उसकी बात से सुनी जाए, क्या कारण है उसको ढूंढा जाए, करना है इस पर रूल्स बुक। ऐसा नहीं किसी की बात सुनकर जो है तो तत्काल जहाँ प्रभावित नहीं होना। प्रभावित तो होता ही नहीं है। यदि मैं अपने आदमी किसी की नौकरी के बारे में इसको कहता हूँ तो मैं इसके सामने ही बोल रहा हूँ। आज तक इसने मेरी बात को नहीं सुना। इसका केवल एक ही कहना है कि जो आप भी गजब की बात करते हैं, जो लड़के मेरिट में आ चुके हैं उनको दबा के जो है मैं ये घृणित काम नहीं कर सकता। गंगोत्री से पत्थर टूट के जब संगम के पास पहुंचती है तो वो रूप जो है महादेव का भी दिखता है। लेकिन वहाँ से इलाहाबाद तक आने में जो थपेड़े इसको खाने पड़ते हैं, जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कंटकाकिन मार्ग से चलना पड़ता है, उस चीज़ को जो झेल लेता है वो अपने को देवत्व प्राप्त, अपने में देवत्व प्राप्त कर लेता है। क्योंकि इलाहाबाद के संगम में जब आते हैं तो लोग कहते हैं कि ले जाते हैं ये जो है पत्थर महादेव का है। महादेव नहीं था वो, महादेव तो वहाँ से पत्थर टूट के चला था। लेकिन उसको कैसे ढाला उसने। जो आदमी कष्ट नहीं सहेगा, तो मैं वायुसेना में रहते हुए मैं कोई बहुत बड़ा अफसर नहीं था और मेरे 2 बेटे थे, पर बेटा से ज़्यादा मैं अपने परिवार को देखता था और इससे गुजरा है। आप लोगों को शायद ना मालूम हो, बहुत दिक्कत के साथ मैंने इन दोनों बेटों को पढ़ाया है। और बीच में जो है आलोक जो है ये समझते हुए, सोचते हुए कि पापा को फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है, इसने नौकरी ज्वाइन करना प्रीफर की, उसको प्रायोरिटी दी। और एसबीआई में जो है, एसबीआई लाइफ में मैनेजर के तौर पे कुछ दिन काम किया, पैसा भी जमा किया। उसके बाद में जब 2 चांस इसके बच गए, अपनी मम्मी से बोला मम्मी अब ट्राई कर लूँ क्या, मैं पहले ही इसको करता है इसकी तैयारी करूँ। तो इसने हमको मना कर दिया कि भाई नहीं, पढ़ने में बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ पाऊँगा मैं।
क्योंकि जानता था कि पापा को दिक्कत हो रही है। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, मनी इज़ नॉट द क्राइटेरियन। पैसे से कुछ नहीं होता है। एक गरीब बच्चा भी ऊपर जा सकता एग्जाम्पल जो आलोक रंजन घोष हैं, ठीक है। और तब जब उसका हो गया, देन ही ट्राइड, ही हैज क्लियर्ड फॉर IAS, IFS, सब एक ही साथ अवार्ड, सब एक ही साथ क्लियर किया। मेरा कहना यही है कि मैं जो देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, मैं घर जाने वाला था, मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन मैंने उस प्रोग्राम को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप इसलिए कर दिया कि अकेला शायद ये ना झेल पाए। रिलेटिव कितना हिम्मत वाला हो, लेकिन जब वो जाएगा, जब भाव विह्वल हो जाएगा, तो उसको ढाढ़स देने के लिए बहुत ही ज़रूरत है, थपथपाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं सोचा कि नहीं, मैं लास्ट में ही जाऊंगा। तो खगड़िया मैं भी इसके साथ बहुत जगह घूमा, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, पॉलिटिक्स, कास्ट, क्रीज, ठीक है। कुछ भी किसी के चेहरे पे मैं नहीं देखा है कि इसको लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। और बहुत जगह से रह गए जो रिक्वेस्ट करते रह गए, सर एक दिन आ जाइए मेरे पास, आइए, तो नहीं जा पाए। ठीक, खगड़िया वासियों से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप आदर देना ही चाहते हैं तो आदर आलोक रंजन घोष को मत दीजिए। कितना पैर आप आगे बढ़ाने उसको मत गिनिए, कितने पैर की छाप आप पीछे छोड़ रहे हैं उसको गिनिए। अगर आपके पैर की छाप नहीं होती है, पड़ती है, तो निश्चित तौर पे आपने कुछ काम नहीं किया। तो पैर की छाप छोड़ना, उस पैर के ऊपर उसका अनुसरण करना। अगर आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं रंजन घोष को, तो मॉरल हाई कीजिए, नैतिक उत्थान होना चाहिए। ये नहीं कि बात कर लिए, भाव वियल हो गए, रो लिए, फिर तुरंत जो है ऑफिस में बैठ के घूस मांगने लगे, ठीक है। मैं हमेशा यद्यपि मैं आलोक के सामने बोलता हूँ, आई एम नॉट एम्पावर्ड दैट मच, लेकिन मैंने ये कहा है कि अगर आपको ये पता चले कि आलोक रंजन घोष पैसा ले रहा है उसके नाम पर, कोई हमको बताइए। DMO हैं, लेकिन एक्शन मैं भी ले लूँगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि कभी भी हतोत्साहित मत होइए। जब बिना घूस का नहीं होता, ये नहीं होता है, वो नहीं होता, ये सब बहानाबाजी है। अपना कर्तव्य पथ पर चलिए, मेरिट में आप आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, यदि आप में आत्मबल है तो। लेकिन हर अब एग्ज़ाम भी नहीं दिए हैं सर, थोड़ा सा देखिए मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, या पास करवा दिए, नो दैट इज कौन जो आते हैं, जितना आलोक रंजन घोष को नहीं आया उतना मेरे पास आता है। जैसे तब मैं दलाल हूँ, मैं घुसखोर हूँ, मैं मीडिएटर हूँ, ठीक है। मैं सबको कहता हूँ नो, ये पॉसिबल नहीं है। 3 सालों में किसी बिल्कुल नहीं। अपने वसूलों पर जो आप अगर हमको एक प्रसाद खाने के लिए देते हैं, मेरे मुंह में कहते हैं सर मेरे यहाँ चाय पी लीजिए, तो मैं आपके यहाँ चाय पीऊँगा, क्योंकि मैं भीतर से क्लीन हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं हिचकिचाऊँगा नहीं। तो लोग सोचते हैं भाई वो चाय पी रहा है, शायद आपका काम कर रहा हो, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आलोक रंजन घोष किसी की पैर भी नहीं सुनते हैं। इसका कहना है 10 नंबर में अगर कोई 9 नंबर के मेरिट पे है तो 9 नंबर का हो, 11वां का नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही है, मैं यही कहूँगा कि आप तो सतत प्रयत्नशील रहिए। तो आपने सुना कि जिलाधिकारी, निवर्तमान जिलाधिकारी के पिता प्रकाश चंद्र घोष जी ने इस संबंध में क्या कुछ कहा। अब निवर्तमान जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष से हम बात करते हैं कि इनके जीवन में किस प्रकार की गतिविधि है और कैसे ये रात भर जाग कर सारे काम को करते रहे और इस प्रकार का जो ऊंचाई पद है वो हासिल किए। तैयारी के दिनों से ही हमेशा चल रहा हूँ, रात भर जग कर और दिन में सोने वाला, उसी तरीके से हमने तैयारी की है। और संभव जितना भी कंसंट्रेशन है रात में ही, मुझे लगा कि तैयारी के समय भी और उसके बाद भी कुछ क्रिएटिव यदि करना हो, कुछ भी इम्पोर्टेंट करना हो, तो मेरे लिए तो रात का समय से हर जिस चीज़ को आप एंजॉय करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कभी भी आपको इस तरह की भावना का सामना करना पड़ता है, अंतर्द्वंद आपके दिमाग में चलता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई प्रकार के कॉल्स आते हैं रात को भी, अधिकांश कॉल जो रात वाले होते हैं अस्पताल के होते हैं। और मुझे लगता है, और हर समय मैंने इसको माना है कि मुझे अगर कोई कॉल कर रहा है तो हो सकता है वो अंतिम प्रयास उसका हो रहा हो, और उसके बाद वो किसको कॉल करे, किसी को कॉल नहीं करे। कई उसमें वैसे कॉल्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उसमें सब्सटेंस नहीं रहता है, अनावश्यक चीज़ों के लिए भी कॉल्स आते हैं। लेकिन उस 100 कॉल में अगर एक कॉल भी वैसा हो जिसके कारण किसी की जान बचे, जिसके कारण किसी का लाइफ चेंज हो सके, मुझे लगता है कि उस
एक नींद को, एक रात की नींद को निश्चित रूप से निछावर करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और काफ़ी लोगों का विश्वास मैं विगत 6-7 दिनों से जो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, मैं भी देखते देखते भावुक हो जाता हूँ कि वाकई कार्यकाल मेरा जो है विश्वास नहीं होता है कि ऐसा वाकई है। हेल्थ डिपार्टमेंट का मैं बहुत सारी झलकियाँ देख रहा था और लगा कि वाकई एक ऐसे दौर से हम लोग गुजरे थे जो आज के दिन में इतिहास है। लेकिन वो समय भी हम सब ने देखा। मुझे लगता है कि जितने भी लोग कोविड के समय भी हम रहे होंगे या फील्ड में रहे होंगे जब कोविड का दौर आया था, तो निश्चित रूप से उनके लिए उनके जीवन का एक अमिट मुझे लगता है कि स्मृति। या तो हर समय मैंने अपना एक्सटेंडेड फैमिली परिवार माना है। मेरा परिवार मेरे साथ यहाँ नहीं रहता, पिताजी का सानिध्य रहता है, हम दोनों साथ रहते हैं यहाँ पर। फैमिली पटना में रहती है, पटना जाना नहीं हो पाता है, तो ऐसे में मैं खगड़िया को अपना परिवार मानता हूँ। और जब आप किसी को अपना परिवार मान लेते हैं तो उसके सुख दुख में आप उसके साथ जब होते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए आप अलग से किसी प्रकार की ना तो प्रशंसा ढूंढते हैं। लेकिन 6-7 दिनों में जो चल रहा है, मैं तो एक तरीके से मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। तो लोगों का प्यार है, यहाँ के लोग काफ़ी कर्मठ हैं। मैं जब यहाँ पर आया था और पहली बार मुझे बाढ़ देखने का वाकई एक जिलाधिकारी के रूप में, हालांकि मैं जितने भी ज़िलों में रहा हूँ वहाँ पर बाढ़ आती रही है, मुजफ्फरपुर में, जहानाबाद में, अरवल में भी बाढ़ आई थी जब मैं वहाँ था। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ की जो बाढ़ है वो किसी भी अन्य ज़िलों की बाढ़ से अलग है। और जब तक कि कोई उसका एहसास ना करे कि यहाँ कैसी बाढ़ आती है बिना देखे हुए, वो समझ ही नहीं सकता कि यहाँ स्केल क्या है। मतलब, और मैंने पूरा कोन्नी से लेकर बीपी मंडल सेतु तक लगातार एक स्ट्रेच में नाव पे ट्रैवल किया है और एक एक चीज़ को देखा। वो तब जब बाढ़ का पीक था। और वैसे में जब आप देखते हैं कि चारों तरफ पानी है, उसके बावजूद भी छोटे मोटे टीले हैं, टिब्बे हैं जिसपे कि लोगों के घर हैं, बड़े संतुष्ट हैं, उनको कोई समस्या नहीं लगती, जबकि चारों तरफ पानी है। अचरज से मैं भर गया क्योंकि मैं आया था और ये सब शुरू हुआ अगस्त के कोविड के जस्ट बाद जो है, जब मानसून का सीजन आया तो देखने का अवसर मिला। पहले मैं सुना करता था कि खगड़िया में बड़ी विभत्स बाढ़ आती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ के लोगों का जो उसको वही कह लें, जैसा मेरे पिताजी बता रहे थे कि जो जितना ज़्यादा कष्ट देखता है जीवन में वो उतना ही ज़्यादा सुखी और संपन्न रहता है, क्योंकि उसने इतना कष्ट देख लिया कि कोई भी छोटी सी भी खुशी उसके लिए बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ के लोग गिरना और गिरकर उठने वाली जो बात बोली जाती है, वो मैंने देखा कि बाढ़ आई, लोगों का घर बह गया, कटाव से लोग पीड़ित हैं। उस 4 महीने में काफ़ी परेशान रहे, स्कूलों में अलग अलग बांध पे जाकर लोग रह रहे हैं, शरण स्थलियों में, और वापस लौटते हैं, फिर से नए जीवन की शुरुआत करते हैं, फिर से अपना घरौंदा बनाते हैं और फिर रहते हैं उसी खुशहाली के साथ, ये जानते हुए कि अगले साल फिर उनको यही सब करना। इतनी गरीबी है यहाँ के क्षेत्र में जो, लेकिन गरीबी के बावजूद लोगों का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। और यही कारण है कि बिहार के लोग, और मैं कहूँ तो खगड़िया के लोग, जब बाहर प्रवासी श्रमिक के रूप में जाते हैं तो उनकी डिमांड ज़्यादा है, उसमें सहने की शक्ति अधिक है, कष्ट में रहकर भी अधिक से अधिक उत्पादकता उनमें होती है। ये उनसे अब राज्य सरकार भी उसी दिशा में प्रयास कर रही है कि ऐसे लोगों को जो इतने उद्यमी परिश्रमी हैं उनको बाहर जाने की आवश्यकता ना हो। नई योजनाएं लाई जा रही है। प्रयास यही है कि सबको बिहार में रखकर बिहार की उन्नति कराई जाए। दूसरे राज्यों के विकास में हम लोग सहयोगी हैं, लेकिन वैसा कभी भी रिकग्निशन बिहार के लोगों को या श्रमिकों को वैसा रिकग्निशन नहीं मिल पाता है जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो मिलना चाहिए। यहीं का वर्कफोर्स है जो दूसरे राज्यों की जीडीपी को बढ़ा रहा है। अगर हम बिहार राज्य में लोग आएंगे और इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर और ज़्यादा सेटअप हैं तो निश्चित रूप से खगड़िया के विकास को, बिहार के विकास को कोई नहीं रोक सकता। मैं आभारी हूँ। मेरा 3.5 साल का जो अनुभव यहाँ पर रहा काफ़ी सुखद था। कई परेशानियाँ आई, हमारी प्रशासन की पूरी टीम ने मिलकर सभी परेशानियों से हम लोग उबर पाए। अपेक्षा है कि जो नए जिलाधिकारी आए हैं, जो यहाँ पूर्व में एसडीओ रह चुके हैं, उन्हें भी उतना ही प्यार, उतना ही सहयोग नागरिकों के द्वारा, जो प्रशासनिक तंत्र है उनके द्वारा जिले